स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। अब इससे स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक बात देखना कि ये हमने लास्ट में क्वेश्चन जो कर रहे थे, इस पे हमने जब क्वेश्चंस केसी निकाल के उसके बाद हमें हमारे पास अल्फा निकालना था, तो केसी वाले में हमने ये टर्म जो स्क्वायर था उसको स्क्वायर में यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं किया। तो यहाँ पे 2.8 इंटू 10⁻³ जो लास्ट लेक्चर है उसमें देख लेना, सुधार लेना, उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करना और उसके बाद यहाँ से एक्सप्रेशन जो होगा उसमें, अच्छा यहाँ पे पूरा इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पार्ट। यहाँ पे जो केसी नया आएगा, ये यहाँ पे जो केसी आएगा, अगर यहाँ पे x आता है तो यहाँ पे x लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी की बात करेंगे। हमारे पास पहले तो समझ लेंगे वेपर डेंसिटी होता क्या है। अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी की, डेंसिटी, हमारे पास वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है, जब हमारे सीधा सिंपली पहले तो हमारे पास समझेंगे डेंसिटी जो होता है वो होता क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मगर ये लिक्विड और गैस के लिए अप्लीकेबल होता है, सॉरी लिक्विड और सॉलिड के लिए अप्लीकेबल होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का मास और वॉल्यूम फिक्स होता है। मगर जब हम बात करते हैं गैस की डेंसिटी की बात, तो ये क्या होता है, हमारे पास मास बाय वॉल्यूम नहीं लगा सकते, क्योंकि गैस वॉल्यूम का जो गैस होगा वो हमारे पास फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। अगर ये वॉल्यूम ऑफ गैस वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। उस केस में जो लगाते हैं वो लगाते हैं PM/RT। ये जो आता है PV इज इक्वल्स टू NRT से आता है। हमने पहले भी बताया PV, जैसे देखो यहाँ PV नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, या इसको सिंपली मॉलिक्यूलर मास सिर्फ कैपिटल M से इंडिकेट करें, ये हमारे पास RT लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो PM इधर कर देना, ये वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ही तो डेंसिटी कहलाता है। ये वेट किसका था, हमारे पास गैस का, ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वेट और बाय वॉल्यूम ये डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू PM/RT, वही लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी जो बात करना है ये डेंसिटी ऑफ गैस है। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक रिलेटिव डेंसिटी होता है, कि जैसे अगर हमने बोला कि ऐशोराम का वजन श्याम के वजन से दोगुना है, तो ये जो दोगुना है वो एक रिलेटिव टर्म्स है, किसी के टर्म्स में बताना, तो ये रिलेटिव टर्म्स है। तो उसी तरह जो वेपर डेंसिटी है वो वेपर डेंसिटी होता है, एक रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो जब हम डेंसिटी किसी भी गैस का हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर हम देखने लगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H नहीं, H2 की बात कर रहे हैं, तो अगर H2 के कंपेयर में देखेंगे तो ये देखो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये जो होगा इसी को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी ऑफ गैस किसी का भी लिख सकते हैं, तो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय हमारे पास RT आ जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन R इंटू T। अब ऐसा नहीं कि इस जो गैस दिया हुआ उस गैस का हम अलग प्रेशर और टेम्परेचर पे मेजर करेंगे, इस हाइड्रोजन का अलग, ऐसा नहीं होता। सेम ही टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मेजर करेंगे तो ये जो हमारे पास है P कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2 यही आता है वेपर डेंसिटी। तो अब यहाँ से ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, अब ये क्या है, और हमारे पास एक टर्म्स होगा थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी। अगर हमारे पास रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा। अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट मान के चलो कि हमारे पास एक कोई भी होगा मॉलिक्यूलर मास, तो अगर उसमें हम बात करेंगे तो अगर हम कोई भी रिएक्शन है तो उसमें अगर कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसका कुछ मास होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर देंगे तो वो वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। मगर जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो अलग अलग गैसेस बनेंगी, अगर अलग अलग गैसेस बनेंगे तो उस केस में मीन मॉलिक्यूलर मास अलग अलग आएगा।
यही चीज है, फर्क है। तो वहां पे मीन मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो अब हमारे पास अलग हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास एक होगा थियोरेटिकल ऑब्जर्व, और दोनों दो से डिवाइड कर दो तो वेपर डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो आपको मॉलिक्यूलर मास तो इंडिविजुअल गैस का निकालना आता है, जो भी है वो जितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स होगा उसी का एक मोल का वेट लिख देते हो मॉलिक्यूलर मास। दूसरा आपको आना चाहिए गैसियस मिक्सचर का मोलर मास। गैसियस मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालेंगे वो समझना। जैसे अगर ए गैस है, बी गैस है और सी गैस है, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स 3 है। तो इस केस में अगर हमारे पास जो मीन मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये मीन मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला है। तो ये जो हमारे पास मीन मॉलिक्यूलर मास जो निकला, इसी के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे वेपर डेंसिटी। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा, अब देखो अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस नहीं हुआ, मान के चलो कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ये ए से हमारे पास बी और सी बन रहा हो, तो इनिशियली सिर्फ हमारे पास ए होगा, बी और सी नहीं होगा। जब रिएक्शंस मिक्सचर, जब हमारे पास रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ए बी सी तीनों एग्जिस्ट करेगा। अगर तीनों एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे पहले का मीन मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास वेपर डेंसिटी, क्योंकि वो तो कुछ नहीं है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2 है। तो अगर 2 हटा दोगे तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो इनिशियली में हमारे पास रिएक्टेंट होगा सिर्फ, और जब रिएक्शंस हो जाएगा तो गैसियस ऑफ मिक्सचर होगा। तो हमारे पास जो मीन मॉलिक्यूलर मास इस केस में जो लेंगे वो अब हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास पढ़ते हैं वेपर डेंसिटी। अब यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे वो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी और हमारे पास थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल क्या होगा कि हमने कितना लिया था, और ऑब्जर्व क्या होगा जब केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हुआ तब हमारे पास कितना हुआ। तो ये दो टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और रिएक्शंस हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। एक हमारे पास रिएक्शंस हो सकता है जिसमें हमारे पास डिसोसिएशन हो, और दूसरा एसोसिएशन हो। तो वेपर डेंसिटी का जो सवाल आएगा वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस पे ही बेस होगा। अब यहां से चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो चलो, हमारे पास एक एग्जाम्पल जो एक रिएक्शंस कंसिडर करते हैं, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मान के चलो सबसे पहला डिसोसिएशन का लेके चलते हैं। डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अगर ब्रेक करेंगे तब यहां से समझना, हमारे पास पहला जो केस ले रहे हैं वो डिसोसिएशन का अगर कंसिडर करें, डिसोसिएशन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स टूटेगा। तो अगर हमने ले लिया कि AN ये मॉलिक्यूल्स है, ये केमिकल रिएक्शंस में N टाइम्स ऑफ A टूट जाएगा। जैसे अगर मान की बात करो O3 है, O3 3O में टूट रहा है, ये डिसोसिएशन है। एक सिंगल मॉलिक्यूल था ओजोन, वो 3 ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्सीजन एटम में टूट गया, तो ये डिसोसिएशन है। तो अगर हमारे पास कोई केमिकल स्पीसीज है वो n नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल्स में अगर हमारे पास टूट रहा है तो इस केस में समझेंगे। तो यहां से समझना सबसे पहला बात। तो यहां से अगर हमारे पास T इज इक्वल्स टू 0 पर कुछ नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर लेते हैं कि इसके पास जो होगा वो A होगा, तो T में हमारे पास प्रोडक्ट में तो कुछ होगा ही नहीं। जब हमारे पास T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो इसका कुछ अमाउंट फॉर्म होगा, रिएक्ट करेगा और इसका फॉर्म होगा। तो A में हमारे पास A अल्फा फॉर्म होगा, 1 में तो अल्फा फॉर्म होता है तो A में A अल्फा फॉर्म होगा। इसका हमारे पास N टाइम्स ऑफ A अल्फा हो जाएगा। अब यहां से बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें एट इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो कितना होगा, A माइनस A अल्फा प्लस N टाइम्स ऑफ A अल्फा। अब देखो A तो सब में कॉमन है
ए हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बचेगा। अब देखो इन दोनों में टर्म्स में अल्फा कॉमन है, तो अगर हम फर्दर यहाँ से कॉमन ले लें ए 1 माइनस प्लस यहाँ पे रहने देते तो अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। ये अल्फा माइनस में बस हमने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखने में अच्छा लगता है, n माइनस 1 बेहतर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहां से मान समझना कि यहां से दो चीज लिख रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल थ्योरेटिकल डिवाइड बाय, या फिर हाँ थ्योरेटिकल ही रखते हैं, नंबर ऑफ, उल्टा हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व, ऑब्जर्व या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टेकन, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल या फिर टेकन। हमारे पास कितना ऑब्जर्व हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कितना ऑब्जर्व हुआ या एक्सपेरिमेंटली कितना था, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास थ्योरेटिकली या हमने लिया कितना था। तो अगर हम यहां से देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, ये ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 इतना ऑब्जर्व हुआ, हमने लिया कितना था ए। अब यहां से समझना नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल है, तो इसमें अगर हम स्विच करना मोल से मॉलिक्यूलर मास में अगर स्विच करना चाहेंगे तो हमारे पास सीधा स्विच कर सकते हैं, डायरेक्टली स्विच करेंगे तो ये थ्योरेटिकल जो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास वो ऊपर चला जाएगा, और एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो नीचे चला आएगा। और यहां से अगर नीचे चला आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो थ्योरेटिकल ऊपर, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटली। अब यहां से देखना ये क्या हमारे पास ए और ए कैंसिल हो जाएगा, अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, क्या यही बचेगा। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास से को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमारे पास, हमने इसको रिवर्स किया है, ये फिक्स रखें, ये हमारे पास फिक्स है, तो मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, हमने मोल्स को मॉलिक्यूलर मास में चेंज कर दिया, तो सिर्फ इसी को चेंज, ये इसमें चेंज आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहा ना कांस्टेंट। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास को अगर लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे। अब हमारे पास एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास ये ऑब्जर्व होगा थ्योरेटिकल बाय हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी चीज को अगर हम लिखना चाहे वेपर डेंसिटी के टर्म में, तो वेपर डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहेंगे तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता था मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो अगर 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये वेपर डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। दोनों से अगर ऊपर भी डिवाइड करें और नीचे भी डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास डायरेक्ट लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी हमारे पास ऑफ थ्योरेटिकल, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी हमारे पास ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने यहाँ पे 2 से ऊपर डिवाइड कर दो, 2 से नीचे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बाय 2 वेपर डेंसिटी बन गया, वेपर डेंसिटी ऑफ थ्योरेटिकल बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। अब ऐसा ही सेम हमारे पास जो होगा वो ऑब्जर्व होगा, डिसोसिएशन अगर हुआ तो एसोसिएशन में भी ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व होगा हमारे पास। तो अब देखेंगे डिसोसिएशन के जगह पे एसोसिएशन अगर होगा, तो
एसोसिएशन, ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें एसोसिएशन हो। तो इसी रिएक्शंस का जस्ट उल्टा, कि अगर हमारे पास n टाइम्स ऑफ A है तो ये A टाइम्स ऑफ n बनेगा। तो अगर हमारे पास ये चीज होगा, तो अगर हमने T इज इक्वल्स टू, कलर चेंज ही रखते हैं, ये अगर हमारे पास T इज इक्वल्स टू 0 पर इसका अमाउंट हमने A0 लिया, या A ही लिख लेते हैं। अब T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास A n टाइम्स ऑफ अल्फा रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसका n मोल इसका कितना बनाएगा, 1 मोल। तो अगर या तो हमारे पास दो चीज काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से अल्फा रिएक्ट कर सकते हैं A टाइम्स ऑफ अल्फा, तो अगर यहाँ पे अगर n करता तब इसका 1 बनता, अगर हमारे पास इतना कर रहा है तो इतना हमारे पास n हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा A बाय n, इस चीज को समझना, अगर हमारे पास n होगा तो इसका 1 बनेगा, अगर इसका 1 होगा तो ये 1 बाय n बनेगा। तो अगर हमारे पास 1 में इतना बन रहा है तो अल्फा जब होगा तो ये अल्फा बाय n बनेगा, तो जब अल्फा A होगा तो ये हमारे पास अल्फा A बाय n बनेगा। तो सेम चीज हमने वहां पे वो लिखा है। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर से वही बात करेंगे, n टोटल की अगर बात करेंगे तो ये क्या आएगा, A प्लस माइनस, हमारे पास माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ A प्लस अल्फा A बाय n आ जाएगा। यहां से फिर से देखें, A हमारे पास कॉमन है, यहां से बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अब यहां से A 1, फिर से यहाँ पे अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, तो ये 1 बाय n माइनस 1 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से वही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व और थियोरेटिकल, क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल। ऑब्जर्व हमारे पास कितना हुआ, A टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास थियोरेटिकली शुरू में कितना लिए थे, A, तो A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल। नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से फिर वही काम करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हमारे पास थियोरेटिकल ऊपर चला जाएगा और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा। तो इस केस में फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 n माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें फिर से वही वेपर डेंसिटी अगर करेंगे तो वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, इसी को लिख देते हैं वेपर डेंसिटी हमारे पास थियोरेटिकल बाय वेपर डेंसिटी हमारे पास ऑब्जर्व, यही सेम फॉर्मूला रहेगा। तो ये हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन का हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है N2O4 हमारे पास 2NO2 में गैस में चेंज हो रहा है एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm पर, हमारे पास ये 60 डिग्री और 5 atm पर ये रिएक्शंस हो रहा है। इफ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज 64 एट इक्विलिब्रियम देन फाइंड Kp। यहां से ऑब्जर्व हो रहा है। अब देखो हमारे पास ये जो रिएक्शंस है ये डिसोसिएशन का केस है, एक सिंगल मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्पीशीज क्रिएट कर रहा है। तो अगर हमारे पास डिसोसिएशन का केस है तो डिसोसिएशन में एक फार्मूला हमने पढ़ा था फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में हमारे पास पढ़ा था, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास थियोरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर हमारे पास अल्फा आ जाएगा तो अल्फा के बेसिस पे हम लोग Kp निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास निकालेंगे अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए थियोरेटिकल अगर हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, या फिर सीधा सिंपली ये जितना मोल्स है, ये सॉरी एक ही मोल इसका कंसिडर कर लेंगे, इसका 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा निकाल लो। हमारे पास नाइट्रोजन है वो 2 है, तो 14 दूना हो गया हमारे पास 28, 16 चौका 64, 8 4 12, 2 6 2 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। तो हमारे पास थियोरेटिकल आ गया 92, ऑब्जर्व दिया हुआ हमारे पास 64।
नेक्स्ट 1 प्लस हमारे पास n का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो ये लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 प्लस अल्फा आ जाएगा ये। अब 1 प्लस अल्फा आ गया तो हमारे पास अल्फा जो बराबर होगा वो लिख सकते हैं 92/64 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारे पास 64 92 माइनस 64 ये कितना हो गया हमारा 12 12 में 4 गया तो 8 और हमारे पास यहाँ से 7 यहाँ पे हो जाए 8 8 में 2 गया 6/64। अब यहाँ से कोई नंबर से कट रहा है 4 7 28 14 2 28 नहीं 4 7 28 4 कम 4 2 4 हाँ 4 7 कट जाएगा 4 7 28 4 एकम 4 4 6 24 7/16 आ गया। अल्फा का वैल्यू आ गया। अब अल्फा का अगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ से देखना अब हमारे पास केपी कैसे निकालेंगे। ये n2 वो 4 है, ये टूट के हमारे पास 2 n वो 2 बना रहा है, तो अगर ये 1 होगा तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू 0 पे 1 कंसिडर किया, t इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा होगा। ये हमारे पास 2 अल्फा फॉर्म होगा। क्या अल्फा हम लोग निकाल चुके हैं? तो अगर अल्फा निकाल चुके हैं तो फिर पुट कर दो डायरेक्ट हमारे पास। यहां से हमारे पास 1 माइनस अल्फा जो था वो 7/16 है। या तो एक और काम कर सकते हैं कि अल्फा के टर्म्स में आप केपी लिख लो और डायरेक्ट हमारे पास पुट करके लास्ट में सॉल्व कर लो। अब अगर यहाँ से केपी अगर लिखना चाहेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O 4 आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर बराबर हम पढ़े थे, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, वही सेम चीज यूज करेंगे। तो NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2 अल्फा इनटू टोटल कितना है 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर दे दिया था 5 atm, तो फिलहाल अभी तो P ही लिख देते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नीचे N2O4 का हमारे पास 1 माइनस अल्फा आएगा, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा आ जाएगा इनटू P आ जाएगा। अब गौस देखो ये एक P से P कैंसिल होगा, एक P बचेगा हमारे पास, दूसरा 1 प्लस अल्फा कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर है तो एक तो 1 प्लस अल्फा बच जाएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे तो ये केपी बराबर जो आएगा ऊपर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा आ जाएगा इंटू एक पी बचेगा हमारे पास। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू पी, ये के पी के बराबर आ गया। क्या हमारे पास अल्फा का वैल्यू मालूम है? हाँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या अल्फा का वैल्यू हमें पता है? यहां से पुट करो, हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा 7/16 का होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर जो हमारे पास दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 5 atm डिवाइड बाय 1 माइनस 7 का 7/16 का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स तुम्हारे पास 232 आ जाएगा। अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा 232, सॉल्व करते रहिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ये वही हमारे PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, केपीस रिएक्शंस का दिया हुआ है। हमसे बोला फाइंड डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट द टोटल प्रेशर। अभी हमें पूछा क्या, डेंसिटी हमसे पूछा हुआ है, डेंसिटी पूछा हुआ है, डेंसिटी पूछा हुआ तो कुछ देर पहले हमने देखा था डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू PM/RT हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो प्रेशर तो हमें पता है 1 atm है, R का वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमारे पास कांस्टेंट है। ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो यहाँ पे बोला इक्विलिब्रियम पे पता करने के लिए, तो इक्विलिब्रियम पे पता करने के लिए है तो मतलब ये मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व अगर पता चल गया तो डेंसिटी ऑफ गैस पता कर ले सकते हैं। बस आपको पता करना है मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, तो उसके लिए सीधा सिंपली क्या करेंगे, थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास थियोरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू, ये डिसोसिएशन का केस, एक सिंगल मॉलिक्यूल एक से अधिक पार्ट्स में टूट रहा है तो डिसोसिएशन, तो ये 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 आ जा गया।
अगर डिसोसिएशन में ये आ गया तो दूसरा फिर हमारे पास देखना थियोटिकल PCl5। PCl5 का 1 मोल जो होगा वही थियोटिकल आ जाएगा। तो फास्फोरस का कितना आ गया 31। हमारे पास क्लोरीन का आ जाएगा 35.5। तो ये 35.5 ये कितने टाइम्स है 5 बार। तो 5 पचे 25 का 2, 5 पचे 25, 2 27, 27 में हमारे पास फिर 2, 5 सत्ते 5 या 15, 15 2 17, हमारे पास 177.5 और इसमें 31 ऐड कर देंगे तो ये 5.873 हमारे पास 10 108.5 हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व है वो हमें निकालना है 1 प्लस, अब यहाँ से अल्फा इंटू n माइनस ये 2 है, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा। अब हमारे पास ऑब्जर्व निकालने के लिए पता होना क्या चाहिए था अल्फा, अच्छा सॉरी एक 1 कैरी करेगा ना 208.5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अल्फा अगर मालूम हो तो डाइट निकाल सकते थे, मगर अल्फा तो मालूम ही नहीं है, मगर केपी तो मालूम है ना। तो केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा और वहां से हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो यहां से देखें सॉरी, तो Kp बराबर क्या आ जाएगा हमारे, अच्छा Kp तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमारे पास रिएक्शंस है PCl5 ये टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में, इसका 1 मोल कंसिडर करेंगे T इज इक्वल्स टू 0 पर, T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे आएगा तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा फॉर्म होगा। अब यहाँ से Kp बराबर लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ PCl5, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से देखिए प्रेशर ऑफ हमारे पास PCl3 ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन x इंटू सॉरी अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, ये प्लस अल्फा है सॉरी, ये 1 माइनस अल्फा, ये प्लस में अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 1 प्लस अल्फा ही। इसमें जो टोटल प्रेशर है वो P होगा। अब यहाँ से दूसरा ये Cl2 के लिए भी तो सेम ही एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू हमारे पास P डिवाइड बाय PCl5 के लिए लगाओगे तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, नीचे 1 प्लस अल्फा आ जाएगा इंटू P आएगा, एक P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक P बचेगा, नीचे देखो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला अगर हमारे पास Kp यहाँ से दे दिया हुआ, Kp कितना दिया था 1.78 दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 काम करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास अल्फा दिया हुआ वैल्यू, ये अल्फा अगर हम मानेंगे कंसिडर करेंगे बहुत छोटा है, अगर अल्फा छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, अगर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे मान रहे हैं कि 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1 होगा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये तो डेफिनेटली हमारे पास 1 के बराबर होगा। 1 तो 1 से छोटा है, अल्फा तो 1 से छोटा होगा पक्का है, अगर 1 से छोटा है तो उसका और स्क्वायर करोगे और छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.78 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना था 1 atm 1, तो यहां से अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1.78, क्लियर। अगर 1.78 आ जाएगा तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट अगर ले जाएं तो हमारे पास कितना अंडर रूट 1.78, ये जो वैल्यू देगा अल्फा बराबर 1.33, अच्छा ये तो हमारे पास नहीं, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 से हमारे पास ज़्यादा आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे गलत नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं होगा और कुछ नहीं, यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं होगा। अगर हमारे पास अल्फा का वैल्यू, अच्छा P तो 1 ही था ना, क्वेश्चन से हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा, ठीक इस केस में क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो अगर यहाँ से क्वाड्रेटिक पुट करें, अगर क्वाड्रेटिक रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.78
माइनस 1.78 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी का वैल्यू यहाँ पे 1 ATM है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे एक ही टर्म्स बचेगा ना, तो यहाँ से अगर हमारे पास करेंगे तो अल्फा वाला टर्म्स इधर ले जाएंगे, तो पॉजिटिव जो है वो इधर आएगा तो नेगेटिव, ये हमारे पास 2.78 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 1.78, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1.78 डिवाइड बाई 2.78। अगर ये डिवाइड करेंगे उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा जी 1.78 डिवाइड बाई 2.78, ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 0.64 के। तो अगर 0.64 के बराबर अप्रॉक्स आ जाएगा तो हम लोग पुट कर सकते हैं अल्फा बराबर जो आएगा, रूट करोगे तो 0.8 आ गया। अब यहाँ पे वापस आते हैं, अगर हमारे पास अल्फा का वैल्यू पता चल गया 0.8 है, तो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व होगा ये हो जाएगा 208.5, नीचे अल्फा का 0.8 आया था 1.8 आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो ये हमारे पास अप्रॉक्स जो आएगा 208.5 डिवाइड बाय 1.8, ये हमारे पास आ जाएगा 115.833। तो अगर हमारे पास इसमें हम नियरेस्ट इंटीजर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 116, 5 से ये पॉइंट ज़्यादा है तो 1 कैरी कर जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ेंगे ली चैटरल प्रिंसिपल, उसके बाद ये पोर्शन हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रिया कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।